गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग अरबों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत से अरब के कैसे संबंध थे और बाद में अरबों ने भारत पर क्यों आक्रमण किया। इसके बारे में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। इसके पहले भी कुछ लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन कहने का मतलब यह है कि क्या भारत के और अरबों के संबंध बहुत ज्यादा खराब थे या नहीं, तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आक्रमण तो बाद में हुए, लेकिन इससे पहले भारत के और अरबों के संबंध बहुत अच्छे थे। क्यों अच्छे थे, तो आइए हम लोग जाने पहले अरबों के बारे में। जो अरब के लोग थे, अरब का अर्थ होता है ललित कथन। ललित कथन, ये अरब का अर्थ होता है। ललित कथन का मतलब होता है गुणयुक्त भाषा, यानी इन लोगों की भाषा जो थी वो गुणयुक्त थी, इसीलिए इनको ललित कथन कहा गया। तो अरबों की अगर हम बात करें, अरब देश की बात करें, तो वहां की जो भूमि थी वो अनउपजाऊ है, यानी बंजर है। अनउपजाऊ है, इसका मतलब है कि वहां पर फसलें कम पैदा होती हैं। अब जब वहां पर फसलें कम पैदा होगी तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में वहां के लोग क्या करेंगे? व्यापार करते थे और पशुपालन करेंगे, क्योंकि भूमि अनउपजाऊ है। तो इसीलिए ये लोग जब व्यापार करते थे तो इसी क्रम में ये कहां कहां व्यापार करते थे? ये लोग मिस्र में व्यापार करते थे, खाड़ी देशों में व्यापार करते थे, श्याम देश में व्यापार करते थे। श्याम देश मतलब अफ्रीका, अफ्रीका में व्यापार करते थे। इन देशों में लोग व्यापार करते थे। इसी के साथ में ये लोग भारत भी आते थे व्यापार करने, एशिया में। तो ये लोग जब भारत आते थे तो ये यहां से क्या लेकर जाते थे? ये लोग यहां से चंदन लेकर जाते थे, सुगंधित लकड़ी लेकर यहां से जाते थे, कपूर लेकर जाते थे यहां से, लौंग लेकर जाते थे यहां से, मसाले लेकर जाते थे यहां से, सूती वस्त्र यहां से लेकर जाते थे या सूत लेकर जाते थे, मसाले लेकर जाते थे, सूती वस्त्र ले जाते थे, बांस ले जाते थे, शीशा ले जाते थे। आदि चीजें यहां से ले जाकर के अरब देश में बेचते थे, मिस्र में बेचते थे, खाड़ी देशों में बेचते थे और श्याम देश में बेचते थे। तो और वहां से लाते क्या थे? वहां से यानी निर्यात क्या करते थे हमारे देश में? वहां से जब आते थे तो तलवार लेते थे हम लोगों के लिए, घोड़े लेकर आते थे, वो यहां बेचते थे, शराब लेकर आते थे, रेशमी वस्त्र लेकर आते थे। ये सब चीजें हमारे यहां लेकर के आते थे और यहां पर बेचते थे। तो इस प्रकार भारत का और अरबों का जो व्यापार था, जो संबंध थे, बहुत पुराने थे। व्यापार जो था बहुत पुराना था, व्यापार होता। तो ऐसा क्या हो गया कि भारत के और अरबों के जो संबंध थे वो खराब हो गए और बाद में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। इसका रीजन ये था कि मैंने बताया था कि मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो गई तो इसका जो पद था, यानी जो खलीफा का पद था, ये पहले जो था धार्मिक पद था, धार्मिक पद हुआ करता था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये जो खलीफा का पद है ये धीरे धीरे वहां पर राजनीतिक पद हो गया, यानी इस पद ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया।
तो इसके बाद जब ये पद राजनीतिक हो गया तो इन लोगों, क्योंकि कृषि इनके यहाँ होती नहीं थी, तो इन लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। जब साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो निश्चित सी बात है कि ये युद्ध करेंगे। साम्राज्य विस्तार के साथ ही ये धन लूटना भी चाह रहे हैं। कौन सा धन? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जो धातुएं हैं, उनको प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ये प्राप्ति तो युद्ध के द्वारा ही संभव होगी। साम्राज्य का विस्तार है वो भी युद्ध के द्वारा ही संभव होगा। तो इसलिए ये लोग युद्ध की ओर बढ़े, साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़े। इसी क्रम में जो सबसे पहला आक्रमण भारत में हुआ वो 662 एडी में 662 एडी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल हैरिस। इसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन यहां के लोगों ने इसको मार के भगा दिया। 664 एडी में एक दूसरा आक्रमण हुआ। उस सेनापति का नाम था अल मुहल्ल। इसने आक्रमण किया, इसको भी भगा दिया गया। इसके बाद एक और सेनापति है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने भी भारत पर आक्रमण किया और इसको भी मार के भगा दिया। इससे क्या हुआ कि जो अरब के उस समय जो खलीफा थे, जिनका एक पद, जो राजनीतिक पद धारण कर चुका था पद, उस पद पर अल हज्जाज नाम के एक खलीफा थे। इनको वहां की मान्यता प्राप्त थी। ये वहां पर बैठे हुए थे। ये काफी परेशान थे कि इनके सैनिक बार बार आते थे और इनको यहां से मार के भगा दिया जाता था। तो इन्होंने इसी क्रम में अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को तैयार किया। उसी समय क्या हुआ कि एक घटना घट गई। क्या घटना घटी कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका के राजा ने 8 जहाज भर के सोना, चांदी, रुपया, बहुमूल्य उपहार, सोना, चांदी, हीरे, उपहार भरकर इन्होंने अल हज्जाज को दिया 8 नाव में। ये 8 जहाज जो थे सोना, चांदी, हीरे से भरे हुए श्रीलंका से इराक जा रहे थे, अल हज्जाज के पास जा रहे थे। तभी क्या हुआ कि रास्ते में कुछ समुद्री लुटेरों ने इन 8 जहाजों को लूट लिया। 8 जहाजों को लूट लिया और जहां पर यह लूट हुई वह क्षेत्र राजा दाहिर के क्षेत्र में आता था। राजा दाहिर के क्षेत्र में आता था। अल हज्जाज ने राजा दाहिर से शिकायत की कि जो 8 जहाज आपके क्षेत्र में लूटे गए हैं, कृपया उन लुटेरों को पकड़िए। वो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जो उसमें थे उनको हमको वापस कीजिए। राजा दाहिर ने कहा कि ये समुद्री लुटेरों का काम है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। जिससे अल हज्जाज नाराज हो गया और उसने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया और भारत पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय यहाँ अल हज्जाज का सेनापति था और इसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। बिल्कुल गठीला नवयुवक था, काफी फुर्तीला और जोश से भरा हुआ था। इस दौरान इसने एक बड़ी सेना कलेक्ट की और 711 में सबसे पहले इसने देवल पर आक्रमण किया। देवल पर आक्रमण किया। जब देवल पर आक्रमण किया तो यहां पर राजा दाहिर ने देवल की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और राजा दाहिर ने पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूर्वी क्षेत्र से बचाव की लड़ाई शुरू की। देवल में राजा दाहिर के एक भतीजा था, उसने कुछ राजपूतों के साथ मिलकर मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया, लेकिन वो इनके सामने नहीं टिक सका और हार गया। इससे देवल पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया और मोहम्मद बिन कासिम में काफी उत्साह आ गया और इसी उत्साह के साथ उसने अगला टारगेट नेउन पर आक्रमण किया। नेउन में जो कि बौद्ध रहते थे, जो बौद्ध भिक्षु रहते थे,
यहाँ पर राजा दाहिर ने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया और यहाँ पर जो राजा दाहिर का पुत्र था जय सिंह, वो नेउन को बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण में छोड़कर वापस चला आया। इस प्रकार जो बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने बिना युद्ध किए ही राजा सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अगला टारगेट सेहवान पर रखा, सेहवान पर आक्रमण किया। यहाँ का एक शासक था माजरा, उसने जब देखा कि मोहम्मद बिन कासिम इतनी विशाल सेना लेकर आ रहा है, वो डर गया और बिना युद्ध किए ही भाग गया। भाग करके ये सीसम पहुंचा। सीसम की जनता ने माजरा की हत्या कर दी। सीसम में जाट लोग रहते थे, इन्होंने माजरा की हत्या कर दी। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सीसम पर आक्रमण किया और थोड़ छुटमुट युद्ध के बाद सीसम के जाटों ने भी मोहम्मद बिन कासिम से की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और यहाँ पर राजौर में राजा दाहिर का और मोहम्मद बिन कासिम का भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हुआ और मारा गया। इस युद्ध में राजा दाहिर का पुत्र जय सिंह भी था, वो भी इस युद्ध में पराजित हुआ और इस प्रकार राजा जय सिंह जो इसका पुत्र था, वो सिंध को छोड़कर ब्राह्मणाबाद चला गया। ब्राह्मणाबाद एक दुर्ग था, यहाँ पर चला गया। इधर ब्राह्मणाबाद चला गया और इधर राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद बिन कासिम की सेना, उसने जब राजौर पर अधिकार कर लिया तो वहां पर इसकी एक विधवा पत्नी थी। जैसे ही इसकी विधवा पत्नी की ओर बढ़ा तो उसकी विधवा पत्नी ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया है और मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला अब कोई नहीं है। तो इसने जो है अग्निकुंड में यानी जौहर प्रथा का पालन किया। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार जौहर प्रथा का किसने पालन किया था? तो राजा दाहिर की पत्नी ने भारत में पहली बार जौहर प्रथा का पालन किया था और इसी जौहर प्रथा का पालन आगे चल करके रानी पद्मावती भी करेगी 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। इसके बाद राजा जय सिंह मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया, जहां पर उसका पुत्र जय सिंह था। प्रारंभ में जय सिंह बहुत ही वीरता के साथ लड़ रहा था, लेकिन कुछ गद्दारों ने जो है जाकर के मोहम्मद बिन कासिम से मिल गए। जो राजा जय सिंह, जो सुल्तान राजा जय सिंह के पक्ष में थे, वह मोहम्मद बिन कासिम से मिल गए और इस प्रकार जय सिंह की हार हुई और अंत में जय सिंह ने मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली और इस्लाम धर्म को भी ग्रहण कर लिया और बहुत सारा रुपया पैसा सोना चांदी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम को दिया। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद पर अधिकार कर लिया और इसकी राजा दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था लाडो देवी, इस लाडो देवी की दो पुत्रियां थी, एक का नाम था सूरी देवी और एक का नाम था परमल देवी। इन दोनों को अपने कब्जे में कर लिया और इनको अल हज्जाज यानी इराक भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर अधिकार कर लिया तो उसने यहाँ की जनता के लिए जो कर था वो 1/3 से लेकर 2/5 तक लगाया, यानी जो मिनिमम कर था वो 1/3 था, जो मैक्सिमम था वो 2/5 था। उसने इस क्षेत्र पर पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया कर ये क्या होता है? ये एक धार्मिक कर होता है, यानी भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला कौन व्यक्ति था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। विश्व में पहली बार जो जजिया कर था वो यहूदियों और ईसाइयों पर लगाया गया था। भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोगों पर लगाया था। लेकिन इस जजिया कर में जो बूढ़े थे, बच्चे थे, जो अपंग थे, जो महिलाएं थी और जो ब्राह्मण थे, उनको इस जजिया कर से मुक्त रखा गया था। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। उसके बाद 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। 1674 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया। 713 में फर्रुखसिंह ने जजिया कर को समाप्त किया और 1713 में
फर्रुखसियर ने जजिया को 1713 में समाप्त किया। 1719 में उसने पुनः लागू किया और उसके बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला का शासन आया तो उसने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त किया। जजिया कर कितना लिया जाता था तो इसके बारे में आप जान लीजिए। जजिया कर 3 रूपों में लिया जाता था। 12 दिरहम, जो कमजोर होते थे उनसे 12 दिरहम, जो मीडियम साइज के लोग होते थे उनसे 24 दिरहम और जो अमीर होते थे उनसे 48 दिरहम के रूप में जजिया कर लिया जाता था। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 12 दिरहम, 24 दिरहम और 48 दिरहम के हिसाब से सिंध के क्षेत्र के लोगों से जजिया कर असूला। मोहम्मद बिन कासिम ने उस समय जजिया करीब सिंध के क्षेत्र में करीबन 6000 लोगों की हत्याएं कर दी थी। कहते हैं कि 17 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग थे सबकी इसने हत्या कर दी थी ऊपर, ताकि इसका कोई विरोध ना कर सके। और इस समय क्या हुआ कि इधर राजस्थान में राजपूत बढ़ चुके थे, गुजरात में जो थे वो गुर्जर लोग बढ़ चुके थे और मध्य में जो राष्ट्रकूटों का शासन चल रहा था और नीचे दक्षिण भारत में चालुक्यों का शासन चल रहा था। ये लोग हरकत में आ गए और एक्टिव हो गए थे, तो इसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम आगे नहीं बढ़ सका। इधर क्या हुआ, जो हज्जाज जो थे इनकी मृत्यु हो चुकी थी। हज्जाज जो मोहम्मद बिन कासिम के चाचा भी थे और ससुर भी थे, इनकी मृत्यु हो चुकी थी और हज्जाज के भाई अली वलीद वहां की खलीफा की गद्दी पर अली वलीद जो थे इनके भाई थे, इनके पुत्र एक था जिसका नाम था सुलेमान। ये वहां की गद्दी पर बैठा यानी खलीफा बन गया और जो सुलेमान था वो अल हज्जाज से चिढ़ता था, इसलिए अल हज्जाज के समय में जो भी कार्य प्रारंभ किए गए थे उनको सुलेमान ने रुकवा दिया। और इसी क्रम में जब इसने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर यानी सिंध पर आक्रमण किया है तो उसने इस आक्रमण यानी इस कार्य को भी रुकवा दिया, क्योंकि इस कार्य को अल हज्जाज ने शुरू किया था और इसने सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया। मोहम्मद बिन कासिम वापस गया और वापस जाते समय ये उसकी पत्नी लाडो देवी की दोनों पुत्रियों यानी सूर्य देवी और परमल देवी, इन दोनों को लेकर के गया था। एक पुस्तक है चचनामा में सिंध के बारे में वर्णन दिया गया है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण और सिंध के बारे में अगर पूरी जानकारी आपको लेनी है तो आप चचनामा में पढ़िए। इसी चचनामा में एक दंत कथा भी मिलती है जिसमें यह मिलता है कि जब सूर्य देवी और ये परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम लेकर के गया, उसने सुलेमान को भेंट में दिया था। इसका मानना था कि इससे सुलेमान खुश हो जाएगा, लेकिन ये लड़कियां जो थी जब दोनों पहुंची सुलेमान के पास तो इन्होंने अपने मन में सोचा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे पिता जाहिर की हत्या की है, किस तरीके से इनसे बदला लिया जाए। इसलिए इसने सुलेमान से कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपकी शरण में आ गई हूँ, अर्थात मैं आपकी हो गई हूँ, लेकिन उससे पहले जो व्यक्ति मुझे यहाँ पर लेकर आया था उसने मेरे साथ दुराचार का प्रयास किया है या दुराचार किया है। इससे सुलेमान बहुत ही नाराज हो गया और इसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तत्काल मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ा जाए और पकड़ करके बैल की खाल में लपेट कर इसको लाया जाए। सैनिक जाते हैं और एक बैल को मारकर उसकी खाल निकालते हैं और उस खाल में मोहम्मद बिन कासिम को लपेटकर सुलेमान के साथ पास ले जाते हैं। जब तक मोहम्मद बिन कासिम को वहां पर ले जाया जाता है, बैल की खाल में दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार सूर्य देवी परमल देवी ने मोहम्मद बिन कासिम से अपने पिता की मौत का बदला लिया। हालांकि बाद में सुलेमान को सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान सूर्य देवी और परमल देवी को दीवार में चुनवा देता है। इसी के साथ मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद कभी भी दोबारा अरबों का भारत में आक्रमण नहीं हुआ। इसके बाद तुर्कों का भारत में आक्रमण हुआ तो पहला तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी भारत में आएगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए।